हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बंडोले स्टडीज। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा नवीन ब्लूप्रिंट पर आधारित आधार प्रश्न पत्र और उसके उत्तर देखेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी के लिए। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, तुलसीदास के आराध्य देव खालिस्तान थे, राम या फिर कृष्ण? तो इसका सही जवाब है राम थे। प्रश्न दूसरा, विद्वता की शोभा खालिस्तान है, ज्ञान या विनम्रता? तो इसका सही जवाब है विनम्रता। इसका तीसरा प्रश्न है, साबरी की कुटिया में खालिस्तान आए थे, गौतम बुद्ध या राम? तो राम आए थे। सूखी डाली एकांकी खालिस्तान पृष्ठभूमि पर लिखा एकांकी है, ऐतिहासिक या फिर पारिवारिक? इसका उत्तर है पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखा एक एकांकी है। प्रश्न नंबर 5, जस शब्द का तत्सम रूप खालिस्तान है, जैसा या फिर यश? इसका सही जवाब है यश। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न पहला, मीरा को कौन सा अमोलक धन मिला है? इसका आंसर है मीरा को राम नामक अमोलक धन मिला है। प्रश्न नंबर दूसरा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? इसका आंसर है सरस्वती। प्रश्न तीसरा, जो स्मरण करने योग्य हो वह शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। इसका आंसर है स्मरणीय। जो हम स्मरण कर सके, मतलब जो हम याद कर सकते हैं, वो स्मरणीय कहलाता है। चौथा प्रश्न, 9 2 11 होना का अर्थ होता है? 9 2 11 का अर्थ होना होता है भाग जाना। प्रश्न पांचवा, हास्य से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हास्य से कोरेलामिन्स नामक हार्मोन स्रावित होता है। प्रश्न तीसरा, स्तंभ का से खा का मिलान कर सही जोड़ियां बनाइए। इसका पहला प्रश्न है, पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाने वाला स्थान? तो इसका सही जवाब है कश्मीर। प्रश्न नंबर दूसरा, पीड़ा को दुलारने वाला कहा गया है? घनश्याम को। तीसरा, कर्म के सौंदर्य से परिचित नहीं हो पाते, भाग्यवादी। चौथा, अल्पज्ञ का विरुद्धार्थी शब्द है, बहुज्ञ। पांचवा, वाक्य को पूरा होने का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम। जब वाक्य खत्म हो जाता है तो उसके लिए पूर्ण विराम लगाते हैं ना, वही। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्य असत्य का चयन कीजिए। अरविंद ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की, इच्छा वाक्य है, असत्य, यह इच्छा वाक्य नहीं है। डायरी लेखक की निजी वस्तु होती है, सत्य, ये सही है। प्रश्न तीसरा, पृथ्वी और नारी दोनों को क्षमाशील कहा गया है, सत्य। चौथा, दुष्यंत कुमार ने गजल लेखन में लोकप्रियता प्राप्त की है, यह भी सत्य है। हल चलाने वाले स्वभाव के कठोर हो जाते हैं, यह असत्य है। प्रश्न नंबर 5वां, वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, समास रचना प्रक्रिया में लोप हो जाता है। इसका ऑप्शन है, विकल्प है अ शब्दों का, बा वाक्यों का, सा विभक्तियों का, या फिर द विराम चिन्हों का। और इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है सा विभक्तियों का। दूसरा प्रश्न है, भारत की संस्कृति विविधता को माना जाता है, अ सामान्य समस्या के रूप में, ब सजावट के रूप में, स बोझ के रूप में, या फिर द सफलता के रूप में। और इसका सही जवाब है सजावट के रूप में। प्रश्न नंबर तीसरा, तुम वही दीपक बनोगे कविता संबोधित की गई है, आ सैनिकों को
ब मजदूरों को, सा शिक्षकों को या फिर द युवा पीढ़ियों। और प्रश्न तीसरे का सही उत्तर है द युवा पीढ़ी को। प्रश्न चौथा, गोश्री नगर भारत के राज्य में स्थित है। आ मध्य प्रदेश, बा केरल, सा कर्नाटक या फिर द गुजरात। और इसका सही जवाब है ब केरल। प्रश्न पांचवा, अमिता महारानी थी। आ कलिंग की, बा दिल्ली की, सा अजमेर की या फिर द अवंती की। और इसका सही जवाब है अ कलिंग की। प्रश्न नंबर छठवा, मन के अंदर उग आए परदेश में पंक्ति के परदेश शब्द किस भाव की ओर संकेत करता है। इस प्रश्न छठवे का उत्तर देखिए। कावित्री ने परदेश शब्द का उपयोग जीवन के सूनेपन, अकेलेपन को व्यक्त करने के लिए किया है। जिस प्रकार परदेश में सभी अपरिचित होते हैं, कोई साथी नहीं होता, अकेलेपन की अनुभूति होती है, इसी प्रकार इस भाव को व्यक्त करने के लिए कावित्री ने मन के अंदर उग आए परदेश के माध्यम से मन के सूनेपन की व्यथा को व्यक्त किया है, जहाँ किसी परिचित का आगमन नहीं है। यह अथवा वाला क्वेश्चन है, इसमें से दो में से कोई आपको एक करना होता है, तो मैं आपको दूसरे का भी आंसर बता देती हूँ। तुम्हारी विरासत कविता में इसमें फूटेगी सुबह की किरणें पंक्ति कावित्री के किस दृष्टिकोण को प्रकट करती है। उसका उत्तर है फूटेगी सुबह की किरणें पंक्ति में किरणें शब्द प्रतीक रूप में लिखा गया है। जिस प्रकार प्रातःकालीन किरणें अंधकार को भेद कर नया जीवन, नई चेतना, नई ऊर्जा का संदेश देती है, उसी प्रकार कावित्री स्मृतियों को सजाती है। अपनी यादों के द्वारा जीवन में नए उत्साह, नई उमंग और नवीनता को ले जाने वाले विचारों के रूप में किरणों का स्वागत करना चाहती है। और प्रश्न सातवां है, कवि दुष्यंत कुमार को दुख में भी आशा की किरणें कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है। और इसका आंसर है कवि दुष्यंत कुमार ने संकेतों के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने के लिए अनुकूल मार्ग ढूंढ लिए हैं। कवि को जीवन की लहरों से टकराती नाव के लिए ठंडी हवा अर्थात जीवन को प्रेरणा देने वाले तत्व, अंधेरे से लड़ने के लिए तेल में भीगी बाती अर्थात घनघोर निराशा के क्षणों में विरोध की हल्की सी झलक आशा की किरण के रूप में दिखाई देती है। चाहे सारे नगर में अंधेरा हो, किंतु उस मार्ग में को कवि ने खोज लिया है जो उन्हें सुबह तक ले जाएगा। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने हौसले, अपनी ताकत में कवि ने आशा की किरणों को खोज लिया है। अब इसमें भी दो क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये भी एक अथवा वाला प्रश्न है। तो इसका दूसरा प्रश्न है, वर्षा के आगमन में पर धरती में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ये इजी क्वेश्चन पड़ेगा पहले वाले से आप लोगों को। वर्षा के आगमन पर मुरझाई धरती हरी भरी हो जाती है। जब आकाश में बादल उमड़ते घुमड़ते हैं, तब खाली घगरे जल से भर जाते हैं। जब बाग बगीचे फूलों से महक उठते हैं, मरुस्थल नम हो जाता है, पेड़ों की छाया अधिक घनी हो उठती है, दूर कहीं से बांसुरी की मधुर तान सुनाई देने लगती है। तो ये इसका जो क्वेश्चन है अथवा वाला प्रश्न सातवें का, वो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। प्रश्न आठवां, कर्मवीर मनुष्य की विशेषताएं बताइए। और इसका उत्तर है कर्मवीर मनुष्य विघ्न से घबराते नहीं, भाग्य के भरोसे रहकर दुख से नहीं भागते, कठिन काम से उकताते नहीं है, वीरता का दिखावा नहीं करते, बुरे दिनों को भी अनुकूल बना लेते हैं, दुर्गम पहाड़, जंगल, अग्नि, जल राशि से डरकर कभी हारते नहीं हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते, धन के मोह में नहीं फंसते, हीरा या पत्थर उनके लिए समान होते हैं, पर्वतों को काटकर रास्ता बनाते, मात्र मरुभूमि में नदी बहा देने का हौसला रखते हैं, घनघोर जंगलों की भयावह में वे मंगल मना लेने का साहस रखते हैं। इसका अथवा में प्रश्न है, वह देश कौन सा है। कविता में कवि ने भारत देश की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। भारतवर्ष की विशेषताएं बताते हुए कवि राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि
भारत प्रकृति की सुरम्य गोद में बसा है, स्वर्ग का सुख यहाँ पर है। भारत जिसे के गांव सागर पर पखारता है तथा गुजरात में डोसा डोसा ढोकला ये सब चलता है। सॉरी, डोसा नहीं, गुजरात में ढोकला वगैरह ये सब चलता है, तो वो वहाँ की फेमस चीज़ है। वैसे आपको बताना है सारे स्टेट्स की, ठीक है। सबके सारे 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 राज्यों की बोली, वेशभूषा सब अलग अलग है, तो इसके बारे में हमें इसमें बताना है। फिर भारत के ऐतिहासिक धर्म के बारे में बताना है। फिर जैसे कि लोक नायक है, पौराणिक लोक नायक जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, गुरु नानक के उपदेशों की समानता बताना है। इस तरीके से यह क्वेश्चन को आपको अपने हिसाब से अपने भारत को की संस्कृति को, अपने भारत की संस्कृति की विशेषताएं आप लोग इस प्रश्न में अपने हिसाब से लिखिए, ठीक है। 75 से 100 अंक 100 शब्दों में लिखना, ठीक है। इसका प्रश्न नंबर 17वां, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। इसमें 2 है, इसमें से आपको एक करना है, लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगी, ठीक है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोए, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवाए, सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तरी आए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरखी हरखी जस गाए। तो मैं इसका आपको सप्रसंग सहित व्याख्या बताती हूँ। तो उसके लिए पहले आपको जन्म जन्म लिखना है, फिर पूरा डैश लिखना है, और उसके बाद 2 लास्ट के वर्ड जस गयो ये लिख लीजिए। उसके बाद पाठ है, इसका पाठ है मीरा के पद, कावित्री है इसकी मीराबाई, इसका है मूल भाव, मतलब अब इसकी व्याख्या। ये हो गया सप्रसंग। अब इसकी व्याख्या, कृष्ण के प्रति समर्पित भक्ति भाव में विभोर होकर मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति को अमूल्य बताते हुए उसके सांसारिक धन से श्रेष्ठ माना है। उसे सांसारिक धन खो सकता है, खर्च हो सकता है, किंतु भक्ति रूपी धन श्रेष्ठ है, वह दिन ब दिन बढ़ता जाता है। ईश्वर भक्ति रूपी धन को ना तो चुरा सकता है, ना ही वह गवाया जाता है। दिन प्रतिदिन उसमें वृद्धि होती है। सत्य रूपी नैया को देखने वाला, पार लगाने वाले सदगुरु ही है, जिनकी कृपा से मीरा संसारिक सागर को पार कर सकती है। केवल गिरधारी कृष्ण ही उनके आराध्य है, जिनका वे हर्षित होते हुए गुणगान कर अपना जीवन सफल करती है। इसमें जो अथवा वाला है उसका मैं आपको बताती हूँ। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के, श्री राम थे जहाँ पर, वह देश कौन सा है? अब मैं इसका आपको सप्रसंग व्याख्या बताती हूँ। तो इसका यह पाठ है, वह देश कौन सा है, और इसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। इसका व्याख्या, भारत भूमि की वंदना करते हुए कवि ने भारत को ज्ञान का उपहार देने वाला कहा है। भारत की वह देश है जिसने अज्ञानता से विश्व को जगाया, शिक्षित किया, सुधार तथा राम के आदर्श को सामने रखते हुए आदर्श पुत्र, आदर्श राजा का उदाहरण विश्व के सामने रखा। जिसने रखा वह देश भारत ही है, ठीक है। अब इसका प्रश्न नंबर 18, अपठित गद्यांश, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसका उत्तर इसी जो गद्यांश है इसी से मिलेगा हमें, ठीक है। तो हम इसे पहले पढ़ते हैं, फिर इसके उत्तर सॉल्व करते हैं। वृक्ष धरती के श्रृंगार है, सभी वृक्ष मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र है। बीज ही गाछ वृक्ष की संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभार के लिए पेड़ फूलों की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है, जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। सोचने में कितना सुंदर लगता है कि गाछ विराज तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगरक ग्रहण करते हैं, फिर इसकी
इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल प्रदान करते हैं। ये फूल प्रकृति का मानव मात्र पर स्नेह बरसाने का साधन है। अब इसमें हमें इसके प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। उपरोक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक लिखिए। ये शीर्षक मैं आपको बता रही हूँ, और आप भी इसमें अपनी मर्जी का शीर्षक डाल सकते हैं, ठीक है। इसका एक शीर्षक हो सकता है धरती के श्रृंगार वृक्ष, ठीक है। इससे मिलते जुलते आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। सुंदर अथवा स्नेह। सुंदर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, मतलब उल्टा। इससे हमें ढूंढना, इसमें से हमें खुद बताना है। ये शब्द हम इससे लिए गए हैं गद्यांश से, ठीक है। सुंदर का विलोम शब्द होता है कुरूप, मतलब बदसूरत, कुरूप, ठीक है। और स्नेह का मतलब होता है, स्नेह मतलब प्यार होता है। इसका विलोम शब्द होता है घृणा या द्वेष, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रकृति का मनुष्य पर स्नेह बरसाने का साधन कौन सा है। बदले में वृक्ष प्रकृति से क्या लेते हैं। इसका उत्तर हमें इसमें से अपने इससे ढूंढना है। सुंदर फूल स्नेह बरसाने का साधन है। वृक्ष में बदले में वृक्ष माटी से आहार और विषाक्त वायु लेते हैं, ठीक है। ये उसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए दीजिए। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है वह, भूली काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन है। अब इसका पहला प्रश्न है, फसल पर किसका जादू चलता है। इसका उत्तर यही दिया, देखो तीसरी लाइन में, नदियों के पानी का जादू, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा, पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इसमें भी आपको शीर्षक देना है। इसका शीर्षक क्या हो सकता है, फसल, फसल हो सकता है। इसका शीर्षक मैं आपको फसल बता रही हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से कोई भी इसमें शीर्षक दे सकते हैं, पर एकदम सही होना चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड होना चाहिए। प्रश्न नंबर तीसरा, इस पद्यांश में कवि ने फसल के लिए किसके हाथों के स्पर्श की महिमा बताई है। फसल किसकी किरणों का रूपांतरण है। फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है। प्रश्न नंबर 20वां, अपने मित्र को पत्र लिखकर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बधाई दीजिए। या फिर दूसरा है, अथवा बाढ़ के कारण परिवहन व्यवस्था न होने पर आप विद्यालय नहीं जा सकते, प्रचार को अनुपस्थिति का कारण बताकर कारण स्पष्ट करते हुए 3 दिन का अवकाश देने की प्रार्थना पत्र लिखे। ये अथवा में है, दोनों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है और एप्लीकेशन लिखना है, मतलब से कि आवेदन पत्र लिखना है। या तो बाढ़ के लिए दीजिए, या फिर आप अपने मित्र को परीक्षा में अच्छे प्राप्त करने पर बधाई दीजिए, ठीक है। और या फिर प्रश्न नंबर 21वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस विषय पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। ये पूरे 10 नंबर का होता है निबंध, सबसे ज्यादा नंबर इसी के होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने कौन से विषय पर लिख सकते हैं। कंप्यूटर आज के दिन जीवन की आवश्यकता, दूसरा है जल ही जीवन है, तीसरा है मेरा प्रिय मित्र, चौथा है आतंकवाद की समस्या, पांचवा है राष्ट्रीय एकता। इसमें से कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे, जिसपे आप लिख सको 250 शब्द, उस पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि अपने प्रिय मित्र के बारे में लिख दिए कि मेरा प्रिय मित्र ऐसा है वैसा है, जो भी है इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। इसी के साथ मैं आज का पेपर यहाँ समाप्त खत्म करती हूँ। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पंडोले स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।